सेबी ने कुछ गेमिंग ऐप्स पर सख्त कार्रवाई की है। ये गेमिंग ऐप्स शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के रियल टाइम मूवमेंट पर आधारित वर्चुअल ट्रेडिंग और फैंटेसी गेमिंग सेवाएं दे रहे थे। शेयर बाजार में आम निवेशकों की बढ़ती रुचि के बीच हाल के दिनों में ऐसी गेमिंग ऐप्स की बाढ़ आ गई थी। सेबी ने ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज से थर्ड पार्टी को ऐसा रियल टाइम डेटा शेयर न करने को कहा है। हालांकि सेबी की इस रोक से रियल टाइम फीड प्रदान करने वाली मीडिया एजेंसियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें, कुछ विकसित देशों में रियल टाइम फीड पर आधारित गेमिंग की अनुमति है। वहां एक्सचेंज इस तरह के डेटा सर्कुलेशन से बड़ी कमाई करते हैं। सर, ये वर्चुअल ट्रेडिंग का पूरा मसला है क्या? ये नई चुनौती है सेबी के लिए और भारत के निवेशकों के लिए, जो शेयर बाजार की तरफ आकर्षित तो हैं लेकिन शेयर बाजार के बारे में समझते नहीं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक गंभीर प्रक्रिया है, गंभीर व्यवस्था है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं, पर यहाँ ट्रेडिंग का खेल हो रहा है। ये वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप है जिनको आप डाउनलोड करके एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उस पोर्टफोलियो के आधार पर आप अपनी शेयर खरीदने की बेचने की दक्षता का गेम खेल सकते हैं। हुआ ये कि यहाँ तक तो ठीक था कि आप एक मॉक ट्रेडिंग कराएं लोगों को और उनकी वर्चुअल ट्रेडिंग सिखाएं उनके लिए, लेकिन इसके साथ इसमें पैसा इन्वॉल्व होने लगा, क्योंकि अच्छा पोर्टफोलियो बनाने पर, जीतने पर, बाजार में आगे बढ़ने पर इनाम दिया जाने लगा। ये लगभग कुछ ड्रीम 11 जैसा है, और इसे अगर आप पुराने शेयर बाजार की जबान में कहें तो डब्बा ट्रेडिंग जैसी स्थिति है। और इसलिए अब सेबी को इस मामले में दखल देना पड़ा है, और सेबी ने ये कहा है कि इन वर्चुअल ट्रेडिंग एप्स को रियल टाइम डेटा फीड नहीं मिलेगा। रियल टाइम डेटा फीड का मतलब है कि बाजार में जब जो कीमतों का उतार चढ़ाव होता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस अपने स्तर पर मीडिया एजेंसीज को, टीवी चैनल्स को और बाकी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि अब BSE NSE और जो शेयर डिपॉजिटरीज लिमिटेड हैं, इन्हें वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स को रियल टाइम डेटा नहीं देने होंगे, ताकि लोगों के अंदर ये लत ना लग सके कि वो बाजार में इस तरीके की वर्चुअल ट्रेडिंग या मॉक ट्रेडिंग कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें जहां पैसा या मनी इन्वॉल्व हो रही है, वहां से भी उन ऐप्स पर क्रैकडाउन करेगा। तो आप भी अगर बाजार में निवेश नहीं करते हैं पर इस तरीके के ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए, वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए नकली बाजार में निवेश करके पैसा कमाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बड़ा फ्रॉड है और इससे आपका डेटा और आपकी सूचनाओं की चोरी होती है, जिस पर हम आगे इस कार्यक्रम में बात करेंगे, जहां काफ़ी खासी गंभीर खबर हमारे पास आई है डेटा की प्राइवेसी को लेकर। और इस बीच नीति आयोग जल्द ही सरकार की 4 महत्वाकांक्षी स्कीमों की समीक्षा करने जा रहा है। इन योजनाओं में 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा साल 2016 में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना शामिल है। ये सभी योजनाएं वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इस समीक्षा की मदद से नीति आयोग ये पता लगाएगा कि ये योजनाएं अपनी शुरुआत से लेकर अब तक कितनी आबादी तक पहुंचने में सफल रही हैं, साथ ही इनका कितना लाभ आम लोगों को मिला हुआ है। सर, ये समीक्षा की तैयारी क्यों हो रही है, क्या वजह है? चारों प्रमुख और बड़ी स्कीमें हैं और सरकार की पिछले 10 साल की फ्लैगशिप स्कीमें रही हैं। इनके आधार पर चुनाव लड़े गए, इनका बड़ा प्रचार किया गया, और अब इनकी समीक्षा की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, में समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को नए सिरे से समझने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, जो बात सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कही, उसकी वजह बढ़ते डोरमेंट अकाउंट्स हैं, नॉन एक्टिव अकाउंट्स हैं। लोगों ने अकाउंट्स तो खुलवा लिए लेकिन उनमें ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहे हैं, और इनके जरिए कुछ और भी सुविधाएं जो लोगों को दी जानी थी, उसमें से कितने लोग सुविधाएं ले रहे हैं, ये देखने की बात है। आपको याद होगा कि इन अकाउंट्स के मैनेजमेंट पर, इनको चलाने पर बैंकों की अपनी एक लागत आती है, और बैंक लगातार परोक्ष रूप से पिछले दरवाजे से सरकार से इस स्कीम की, इस योजना की समीक्षा की बात कर रहे हैं कि जनधन योजना में जितने अकाउंट खोले गए उनका कितना लाभ हुआ है। दूसरी चीज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें ये सोचने की बात जरूरत पड़ रही है कि इसमें 2 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है वो पर्याप्त है या इसे और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, और अगर इसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है तो फिर स्कीम को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करना होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार की तमाम स्कीमों में जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो छोटे हैं, उनमें एक प्रतीकवाद है, उनमें एक सिंबॉलिज्म है, जबकि लोग की जो जिस तरीके का सोशल सिक्योरिटी चाहिए उसमें बहुत सारी स्कीमों की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक बड़ी स्कीमों के जरिए भी लोगों को सुरक्षा दी जा सकती है। इसके यही स्थिति बाकी 2 अन्य स्कीमों की भी है। उनके भी कामकाज को स्टैंड अप इंडिया को इसलिए देखने की ज़रूरत है क्योंकि इसे लाया गया था भारत में छोटे उद्योगों को नई इकाइयाँ लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। इससे कितना जॉब जनरेट हुआ ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लगातार स्टैंड अप इंडिया और इनके आने के बाद भी भारत में फॉर्मल सेक्टर में जॉब में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं। बेकारी की दर लगातार पिछले 5-6 सालों से 7% से ऊपर बनी हुई है। तो इन स्कीमों की समीक्षा होना जायज़ है और उचित भी है। इसके नतीजे हमारे सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इन स्कीमों से वास्तव में कितना लाभ हुआ है।